बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट पास पेपर एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, मेंस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाज होस्टेड बाय 2019 का जो वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी किसने की थी? 2019 का जो आईसीसी का जो इवेंट था उसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की थी। अगर आईसीसी के हवाले से देखा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको मौजूदा कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री के हवाले से कि इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, इसकी बुनियाद एक्चुअली जो है ये 1909 में रखी गई थी जी। 1909 में रखी गई थी। और अगर ये देखा जाए कि 1909 में सबसे पहले जिसका नाम दिया गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम दिया गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम दिया गया था। और इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो कि 1909 में ये एस्टैब्लिश होती है, 15 जून 1909 को ये एस्टैब्लिश होती है। और बाद में फिर इसका नाम जो है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम चेंज होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम रखा जाता है। यूं जो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनती है आईसीसी, ओरिजिनली ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से 15 जून 1909 को एस्टैब्लिश होती है। फिर बाद में इसका नाम जो है वो चेंज होता है, 1965 में इसका नाम चेंज किया जाता है। और फिर नाम ये क्या रखा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसका नाम जो है वो रखा जाता है। इसके बाद इसी नाम में फिर तब्दीली आती है, मौजूदा नाम है वो रखा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम रखा जाता है। आईसीसी के हवाले से अगर ये देखा जाए तो क्रिकेट के हवाले से ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अपने असूल ज़वाबित होते हैं, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो इसकी जो फाउंडेशन है कब रखी जाती है, 1909 15 जून में। और फिर उस वक्त इसका नाम क्या होता है, एट दैट टाइम इट वाज फाउंडेड एज अ नेम बाय इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बट इन 1965 इट वाज रीनेम्ड एंड इसको दोबारा रीनेम किया जाता है एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। मौजूदा नाम भी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका नाम रखा जाता है। अगर ये देखा जाए कि सबसे पहला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो कब खेला गया था, 1975 में खेला गया था। ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। और फर्स्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो 1975 में खेला जाता है। इसका विनर कौन सा होता है, उस वक्त जो कहा जाता है वेस्ट इंडीज उसका विनर होता है, जिसको उस वक्त काली आंधी भी कहा जाता था। वेस्ट इंडीज जो पहला आईसीसी का इंटरनेशनल जो वनडे जो उसका वर्ल्ड कप था वो 1975 में खेला गया था। और उसकी जो विनर टीम कौन सी थी, वो विनर टीम वेस्ट इंडीज थी। और फिर आईसीसी के हवाले से ये देखा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कब हुआ था, सबसे पहले वो 1998 में हुआ था, याद रखिएगा जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इसका आगाज 1998 में रखा गया था। उस वक्त जब 1998 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होता है तो उस वक्त ये जो है नॉकआउट सिस्टम होता है। इट मींस कि अगर कोई टीम एक भी मैच हार जाती है वो फिर मुकाबले से बाहर ही हो जाती है। इट्स नॉकआउट सिस्टम, ये नहीं कि वो 3 मैच खेलेगी, ये नहीं कि वो उसको पोल में मैच खिलाया जाएगा। जो भी टीम मैच जो हार जाएगी डेफिनेटली वो मुकाबले की दौड़ से बाहर निकल जाएगी। तो ये नॉकआउट मरला था, 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होता है। और फिर आईसीसी का जो इवेंट है T20 जो कि आजकल बहुत मकबूल है, जितनी भी तमाशाई हैं उनके माबैन, तो वो कब स्टार्ट होता है, ये 2007 में उसका पहला जो इवेंट है वो हेल्ड किया जाता है। आईसीसी T20 इवेंट या T20 वर्ल्ड कप, इसका आगाज कब होता है, इसका आगाज 2007 में होता है। और 2007 में जो पहला आईसीसी T20 विनर होता है वो इंडिया होता है। और उसके मद्दे मुकाबल कौन सी टीम होती है, वो पाकिस्तान होती है। और शुमे किस्मत के पाकिस्तान जो है लास्ट ओवर में जब सुपर ओवर कराया जाता है उसके बाद भी जो है पाकिस्तान इस हवाले से वो रनर अप रहता है। और 2007 का ये जो T20 वर्ल्ड कप था जो कि 2007 में ही इसका आगाज हुआ था। और रनर अप टीम कौन सी थी, पाकिस्तान टीम थी। विनर कौन सी थी, वो इंडिया टीम थी। और अगर फर्दर ये देखा जाए कि अब तक पाकिस्तान ने आईसीसी के कितने इवेंट्स जो है अपने नाम किए हैं, टोटल 3 जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। उसमें सबसे पहला जो इवेंट है पाकिस्तान ने नाम किया है वो 1992 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप था, जो ओडीआई वर्ल्ड कप था 1992 का जो वर्ल्ड कप था जो कि इमरान खान की सरबराही में था। तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये पहला आईसीसी का इवेंट जो है अपने नाम किया था। उसके बाद जो दूसरा है वो 2009 में
पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था? T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था तो उस वक्त यूनिस खान की कैप्टनसी थी और शाहिद अफरीदी उस वक्त जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। फिर पाकिस्तान ने जो तीसरा आईसीसी का इवेंट है अपने नाम किया था वो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी थी। तीसरा 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके मद्दे मुकाबिल जो थी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया थी और उस वक्त पाकिस्तान टीम की जो सरबराही कर रहे थे वो सरफराज अहमद सरबराही कर रहे थे। तो यूं पाकिस्तान जो है अब तक कुल 3 आईसीसी इवेंट्स अपने नाम कर चुका है। 1992 का T20 और 1992 का जो वर्ल्ड कप है वो, और फिर 2009 में T20 वर्ल्ड कप, और फिर 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। तो आईसीसी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, अगला सवाल है जुल्फकार अली भुट्टो वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? जुल्फकार अली भुट्टो साहब कौन सी किताब के मुसन्निफ थे? इफ आई एम असैसिनेटेड, सेम इज द केस जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिनको कायदे अवाम भी कहा जाता है। कायदे अवाम, कायदे अवाम भी इनको कहा जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, इनकी और जो बुक्स हैं वो उन बुक्स के नाम क्या हैं? माय पाकिस्तान, ये भी उनकी लिखी हुई किताब ही है। और इसी तरह से माय पाकिस्तान के अलावा अगर दूसरी किताब के हवाले से नाम देखा जाए तो वो दूसरी बुक्स कौन सी हैं कि मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस एंड थर्ड वर्ल्ड न्यू जनरेशन। मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस and third world new generation, third world new generations। तो ये जो बुक्स हैं, द फर्स्ट वन जैसा कि यहाँ पे पेपर में पूछा हुआ था कि इफ आई एम असैसिनेटेड, सेम इज द केस माय पाकिस्तान। थर्ड वन इज मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, सेम इज द केस द फोर्थ वन थर्ड वर्ल्ड न्यू जनरेशंस। ये भी किसकी लिखी हुई किताब है? ये कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की लिखी हुई किताब है। अगर जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से देखा जाए तो ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि पाकिस्तान के ये कौन से सदर थे? पाकिस्तान के ये चौथे सदर और 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये काम कर चुके थे। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ये चौथे सदर होते हैं। और फिर इनका जो टेन्योर होता है 1971 से 1973 होता है। और पाकिस्तान के ये 9th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं। 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म के तौर पे काम करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 1973 से 1977 तक होता है। और अगर ये भी सवाल आ जाए कमीशन के हवाले से कि पाकिस्तान के फर्स्ट सिविल जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन से हैं, वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं। फर्स्ट सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन से हैं? वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने यूएसएसआर का विजिट कब किया था? यूएसएसआर विजिट वो कब किया था जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने? 1974 में ये विजिट किया था। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट जो टेन्योर है पाकिस्तान के जितने भी सदूर हैं उनमें से किन का है? वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का है। शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शॉर्टेस्ट टेन्योर, शॉर्टेस्ट टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो कौन से हैं? वो भी जुल्फकार अली भुट्टो साहब है। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किस पार्टी की बुनियाद रखी थी? पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी 1967 में, याद रखिएगा जी। इन 1967 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। किसने रखी थी? वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कब जो है जो जुडिशियल असैसिनेट किया जाता है? 4 अप्रैल 1989 को, 4 अप्रैल, 4th अप्रैल 1979 को
इनको जुडिशियल असैसिनेट किया जाता है रावलपिंडी के अंदर, तो ये भी सबसे अहम सवाल पूछा जा सकता है। ऑन विच डेट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को क्या किया जाता है, वो असैसिनेट किया जाता है। और उसके बाद ये भी सवाल सबसे अहम है कि पाकिस्तान के पहले सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वो कौन से हैं, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं। पाकिस्तान का जो 1973 का जो आइन है वो किसने पेश किया था, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पेश किया था। 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन वो भी कौन पेश करता है, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पेश करते हैं। पाकिस्तान का पहला शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड, वो भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इशू करते हैं, और सबसे पहला कौमी शनाख्ती कार्ड भी इन्हीं का ही इशू होता है। और फिर ये भी सबसे अहम सवाल है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से कि जब एग्रीमेंट होता है शिमला मुआहदा 1972 में किया जाता है, शिमला मुआहदा, जो शिमला मुआहदा होता है 1972 में, उस वक्त इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन की जाती है उनके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होती हैं, इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान की तरफ से सदर कौन से होते हैं, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब होते हैं। 1972 में ये शिमला का मुआहदा होता है, किसके दरमियान होता है, पाकिस्तान और इंडिया के में बयान होता है। और उस वक्त इंडिया की तरफ से जो नुमाइंदगी की जाती है इंडिया की तरफ से, वो इंदिरा गांधी उनके प्राइम मिनिस्टर जो है नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन नुमाइंदगी करता है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से पूछे जा सकते हैं, और ऑलरेडी कमीशन के इम्तिहान में पूछे भी गए हैं। तो वो तमाम क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कि अगला सवाल है, द वर्ड एग्रीकल्चरल शॉट इज नोन टू बी यूज्ड समटाइम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो वो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से स्पोर्ट्स के हवाले से पूछा जाए कि कौन सा स्वीप शॉट जो है वो भी क्रिकेट के हवाले से ही जाना जाता है। उसके माने कि 2 पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स हैव गॉट आउट ऑफ 199, 200 रन से सिर्फ 1 रन रह गया था। वन ऑफ देम वाज यूनुस खान, और दूसरे कौन से हैं पाकिस्तान के प्लेयर, मुदस्सिर नज़र साहब हैं, जो कि अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके थे सिर्फ 1 रन की कमी की वजह से। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज बाबुल इस्लाम, इस्लाम का दरवाज़ा पाकिस्तान का किस प्रोविंस को कहा जाता है, वो सिंध को कहा जाता है। उसके बाद कि यूनुस खान इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू कंप्लीट 10,000 runs in the test cricket. Who was the first batsman to score 10,000 run in test cricket? वो पहला बैट्समैन कौन सा है, वो इंडिया के बैट्समैन सुनील गावस्कर उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इन एमएस वर्ड द एक्सटेंड अ सिलेक्शन वन स्क्रीन डाउन प्रेस, हम किस चीज़ को प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस पेज डाउन कंप्यूटर के हवाले से उसका सही जवाब है। इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, इंटरनेट जो है वो 1960s में सबसे पहले जो डेवलप किया जाता है। व्हाट इज 11 इन द बाइनरी सिस्टम, 11 जो है वो बाइनरी सिस्टम में किस तरह से है, तो उसका एक सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि हम 11 को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5s are 10, फिर 1 बचता है, यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। अगेन ये 2 पे मैं डिवाइड करूंगा बाइनरी के हवाले से 2, तो 2 2s are 4, 1 बचेगा, मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर देन 2 1s are 2, और फिर यहाँ पे 0 बचेगा। अब मैंने यहाँ से जो है वो गिनती स्टार्ट करनी होती है, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, उसका सही जवाब है 1 0 1 1, यहाँ पे भी उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि मैथ के हवाले से कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 5.9, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है कि 40 मल्टीप्लाइड बाई 5.9। अब 0.9 को ख़त्म करने के लिए बट्टा, अब एक क्या है, हम 10 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 0 से कैंसिल। और अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 59 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 236 हमारे पास सही जवाब आता है। दैट्स अ सिंपलेस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद है कि व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 15, 20 एंड 25। हम इनका जो सबसे पहले है एलसीएम लेते हैं। 5, नेक्स्ट वन इज 15 एंड नेक्स्ट वन इज 20 एंड नेक्स्ट वन इज 25। हम जो है प्राइम फैक्टर सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। कोई एक भी अगर प्राइम फैक्टर वो डिवाइड होता है हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 की बात करूंगा, 2, 5 का 5 आएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होने वाला, 15 का भी 15 आएगा, 20 का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 25, अगेन 2 आ जाएगा मेरे पास, 5 का 5, 15 का 15, 2 5s are 10 और 25 वैसे का वैसे आएगा। अब 15 है, ये 3 पे होता है, 3 5 का 5 वैसे आ जाएगा, 3 5s are
15, 5 का 5 वैसे आ जाएगा, 25 का 25 वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इज ये 5 पे डिवाइड होता है जी। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड 5 5। नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पे डिवाइड होता है 1 1 1 1 1 और ये 1। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 2 के साथ। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है 2 2s are 4, 4 4 ज़र 3 12, 12 ज़र 5 60, 60 ज़र 5 तो ये 0 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। उसका सही जवाब है। वो मैंने करना है कैसे है, मैंने मल्टीप्लाई करना है किसको, 5 को 5 के साथ, 5 को फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये क्या जवाब आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सो 2 ज़र 2 4, 4 ज़र 3 12, 12 ज़र 5 60, 60 ज़र 5 तो 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 300 मेरे पास सही जवाब आएगा। तो एक एलसीएम निकालने के हवाले से ये एक सिंपलेस्ट तरीका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगोर वाट इज एन एशियन सिटी। किसका ये पुराना शहर है, ये कंबोडिया का पुराना शहर है। विच कंट्री वाज द होस्ट ऑफ फीफा 2018 वर्ल्ड कप। वो रशिया उसका जो है होस्टिंग कंट्री है। उसके बाद कि विच कंट्री हैज स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। वो जर्मनी था जिसने सबसे पहले जो है वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन का आगाज किया था। अगला सवाल है कि हु इज 39th चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द यूएस आर्मी। वो कौन से थे, मार्क अलेक्जेंडर मैली उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि द 17th MENA मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच। तो ये उर्दन में हुआ था, याद रखिएगा। उसका सही जवाब है जॉर्डन, उर्दन उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज Which of the following countries is not a member of SARC। SARC का कौन सा मेंबर कंट्रीज नहीं है, तो म्यांमार जो है वो SARC का मेंबर कंट्रीज नहीं है। और लास्ट कंट्री जिसने SARC को ज्वाइन किया था वो कौन सा है, वो अफगानिस्तान था जिसने इसको ज्वाइन किया था। 2007 में इसने ज्वाइन किया था SARC को, याद रखिएगा। उसको देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लोएस्ट नेशनल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। वो यूरोप उसका सही जवाब है। उसका देखिए विच कंट्री होस्टेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन अ डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन इन मई 2019। चाइना उसका सही जवाब है। उसका देखिए द वर्ल्ड फेमस न्यूज मैगजीन टाइम मैगजीन जो है इज बीइंग पब्लिश फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स सिंस। ये 1923 से ये पब्लिश होता चला आ रहा है। उसके बाद देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉलिटिक्स अमंग द नेशंस। उसका सही जवाब क्या है, मगेटो उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स डे। हर साल जो ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद देखिए पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन रशिया एंड तुर्किया उसको क्या नाम दिया जाता है, रशिया उसको तुर्क स्ट्रीम उसको नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए हीथ्रो एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट ऑफ। ये किसका एयरपोर्ट है, ये लंदन का एयरपोर्ट है। उसके बाद द फेमस पेंटिंग जो शोरा अफाक पेंटिंग है मोनालिसा वाज पेंटेड बाय एन इटालियन आर्टिस्ट। बॉस का ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट था, ये इटालियन आर्टिस्ट था लियोनार्डो डी विंची उसका सही जवाब है कि जिसने जो शोरा अफाक पेंटिंग थी मोनालिसा की पेंटिंग जिसने इसको बनाया था। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑन ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। विच कंट्री प्रेजेंटेड टू द यूएसए। किसने यूएसए को जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो जो मुजस्मा है, वो किसने दिया था, वो फ्रांस ने दिया था। किसको दिया था, अमेरिका को दिया था उनकी इंडिपेंडेंस के हवाले से। तो ये बेसिकली फ्रांस की तरफ से एक तोहफा था, किसको, अमेरिका को ये तोहफा दिया गया था। अगला सवाल है दैट इज द मुस्लिम कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। वो किसका है, इंडोनेशिया उसका सही जवाब है। हु प्रेजेंटेड पुअर मैन्स बजट। पुअर मैन्स बजट किसने पेश किया था, ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंटीरियम गवर्नमेंट उस वक्त लियाकत अली खान ने ये पुअर मैन्स बजट पेश किया था। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वो कौन से हैं, हबीबुल्ला खान मरवत पाकिस्तान की जो सेनेट है उसके फर्स्ट चेयरमैन हैं। उसके बाद देखिए चेल्लाम जोशी इज़ द फेस्टिवल ऑफ। ये कैलाश का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज
अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया। अमीर तैमूर ने इंडिया के ऊपर कब जो है वो हमला किया था, चढ़ाई की थी, वो 1398 में उस वक्त चढ़ाई की थी। उसके अंदर फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद वाज डिजाइन बाय एन आर्किटेक्ट। वो कौन सा था? वो तुर्किश आर्किटेक्ट था, माहिर तामीर, जो तामीरात के हवाले से था, तुर्किश आर्किटेक्ट, उसी ने ही ये तामीर किया था। उसके बाद खालिज का इज लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान जो है तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है। उसका विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? वो ईरान ने ही तस्लीम किया था। और पाकिस्तान को सबसे आखिर में किसने तस्लीम किया था? अफगानिस्तान ने जो है तस्लीम किया था। उसकी वजह ये थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मबैन उस वक्त जो था वो डेवरेंट लाइन का इशू चल रहा था, सरहदबंदी का एक मामला था, इशू चल रहा था। इसीलिए सबसे आखिर में किसने ज्वाइन किया था? वो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था। बास का ये भी कमीशन के इम्तिहान में सवाल वो पूछता है कि किस वजह से पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने लेट ज्वाइन किया था, रिकॉग्नाइज किया था, तस्लीम किया था। तो उस वक्त जो है वो डेवरेंट लाइन का ही इशू था। उसके बाद है कि इन विच ईयर डिड कारगिल कन्फ्लिक्ट टेक प्लेस बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो 1999 के जो कारगिल जंग थी, जिसमें हवालदार लारक जान शेर खान साहब भी जो है वो शहादत के रुतबे के ऊपर फायज होते हैं और उनको निशान हैदर भी दिया जाता है। तो कौन सी जंग होती है? वो मार्का कारगिल होता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट पीटीवी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट। वो नवंबर 1964 में जो है ये ब्रॉडकास्ट होता है। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल अलायंस जो है स्टार्टेड मैस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त जो है पाकिस्तान नेशनल अलायंस किसके ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद खड़ा हो जाता है? उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ ये हो जाते हैं। उसके बाद साइमन कमीशन इंक्लूडेड इंडियन मेंबर्स। उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होता, 6 मेंबरान में से कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होता। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वो कौन सा है? JF थंडर जो है, जिसकी घिन गिरज जो है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ख़ुसूसन पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जब लॉन्च किया था, उसके बाद जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान फ़िज़ाइया की जो है बहुत ज़्यादा पजीराई हुई है। और पाकिस्तान का जो सब्ज़ वाली परचम है उसकी भी पजीराई हुई है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की भी पूरी दुनिया में ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है पजीराई हुई है। उसके बाद है कि सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय बेसिकली ये मोहनदास गांधी जो है, इनने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज 8th Amendments in the Constitution of Pakistan 1973 gave overriding powers to प्रेसिडेंट को जो है इख्तियारात दिए गए थे, लेकिन बाद में इस तरमीम को भी ख़त्म कर दिया गया था। जो 58(2) भी था, बाद में इसको भी ख़त्म कर दिया गया था। और ये भी सवाल मोस्ट डिबेटेड है वह कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो किस आइनी तरमीम के तहत किया गया था? 21वीं आइनी तरमीम जो रिलेट करती है पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जो है एस्टैब्लिश की जाए। और पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो बेसिकली आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एक अंदोहनाक वाक़या होता है उसके फ़ौरन बाद नेशनल एक्शन प्लान और उसके फ़ौरन बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स की भी शदीद जो है वो एक रिक्वायरमेंट महसूस की जाती है। इसी वजह से 21वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आर्मी पुलिस स्कूल के बाद जो है जो नेशनल एक्शन प्लान बनता है उसके बाद जो है मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाता है। कौन सी आइनी तरमीम होती है? वो 21वीं आइनी तरमीम होती है। इन टर्म्स ऑफ एरिया बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इस वो कौन सा है? वो बहावलपुर है बाई एरिया के हवाले से। उसके बाद है कि अगरतला कॉन्स्पिरेंसी वाज इंस्टिगेटेड बाई ये शेख मुजीबुर रहमान जो है उसका सही जवाब है। उसके बाद कि सिल्वर टांका द बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपी वाज इंट्रोड्यूस बाई ये अतमश जो है वो सुल्तान अतमश ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, मुतारफ़ कराते हैं। उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। याद रखिएगा, पॉपुलस का मतलब ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन रहने की जगह जो है वो कम अवेलेबल होती है, जिसको गुंजानाबाद भी कहा जा सकता है। वोल्गा इज़ द मेन रिवर ऑफ ये बेसिकली रशिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट फाउंडेड इन पाकिस्तान? वो ब्यास जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद है कि द लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन, उसकी जोग्राफी के हवाले से है तो ये किस में है? पाकिस्तान में ही है। उसका सही जवाब। उसके अंदर व्हाट इज़ एन एंडेमिक डिजीज़? बेसिकली डिजीज़ जनरली प्रिवेलेंट इन ए पार्टिकुलर एरिया। जबकि जो पेंडेमिक होती है जो पूरी ग्लोब को ले लेती है, जैसे कि कोविड जो था एक पेंडेमिक डिजीज़ थी,
जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, पूरी ग्लोब को अपनी लपेट में ले लिया था, उसका नाम क्या दिया जाता है? पेंडेमिक नाम दिया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट होता है, याद रखिएगा जी। उसके देखिए मेटीरियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बेसिकली वेदर के हवाले से है। इसी तरह अगर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी कहा जाता है जी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी कहा जाता है। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं जी। फॉसल्स की स्टडी को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है जी। द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहा जाता है? पेलियंटोलॉजी कहा जाता है जी। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है और फॉसल की स्टडी को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। वेजिटेबल्स की जो स्टडी है उसको ओलेरिकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑरेंज उसका बेस्ट सोर्स है। बेसिकली विटामिन सी के हवाले से जो सिट्रस फैमिली फ्रूट्स हैं, सिट्रस फैमिली जिसमें ऑरेंजेस, जिसमें ग्रेप्स, जिसमें जो है ये सारे ऑरेंजेस फैमिली जो सिट्रस फैमिली है उसमें शामिल हैं, तो ये विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस के हवाले से। विटामिन सी का द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज, वो एस्कॉर्बिक एसिड है, वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का दूसरा नाम वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन इल्यूमिनेटिंग, वो कौन सी है? वो नियॉन गैस इस्तेमाल की जाती है इल्यूमिनेशन के हवाले से, रोशनी के हवाले से। मटेरियल्स फॉर द रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू, बेसिकली वो सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से वो ये क्वालिटी होल्ड करते हैं। ये साइंस के हवाले से क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स यूवी रेडिएशन, तो वो कौन सी है? वो ओजोन लेयर है। और ओजोन के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसका फार्मूला क्या है? O3 इसका फार्मूला, ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि O3 जो है ये ट्राइएटॉमिक भी है, इट्स अ ट्राइएटॉमिक एज वेल, सेम इज द केस इट्स अ होमोएटॉमिक एज वेल। ये ट्राइएटॉमिक भी है, होमोएटॉमिक भी है। What is the largest font size available in drop down menu of MS Word? 2016 2016 में वो 72 उसका सही जवाब है कि मैक्सिमम साइज है। Which of the following is not a part of standard MS Office suite? वो फाइल मैनेजर उसका सही पार्ट जो है, सही जवाब है। In MSSS to create a new table in which method you do not need to specify the field type and size, तो वो कौन सा है? Create table by entering data। कंप्यूटर के हवाले से उसका सही जवाब है। कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय, कंप्यूटर माउस जो है वो 1964 में इन्वेंट किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज मैथ के हवाले से कि फाइंड द ऑड वन, जो सबसे डिफरेंट है। अब ऑड का मतलब ऑड इवन नहीं है, इट मीन्स कि डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस तरह से है? यहाँ पर मैथ के हवाले से है 8, 27, 64, 100, 125, 2, 1, 6, 3, 4, 3। अब अगर ये देखा जाए कि जो 8 है ये बेसिकली 2 का क्यूब है। ये बेसिकली क्या है? 2 का क्यूब। कैसे? 2 × 2 4, 4 × 2 8। 27 किसका क्यूब है? नेक्स्ट 3 का ये क्यूब है। इसका मतलब है 3 × 3 × जो 3 है। 3 × 9 27। ये क्या है? ये 4 का क्यूब है। कैसे? 4 × 4 × 4 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64। अब ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। 5 × 5 × 5 25, 25 और 5 125 है। अब ये क्या है? ये 216, ये 6 का क्यूब है। कैसे? 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। 36 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ कितना आता है? 216 आता है। ये क्या है? ये 7 का क्यूब है। तो ये सारे क्यूब आ रहे हैं, लेकिन ये जो 100 है ये किसी का भी क्यूब नहीं है, बल्कि ये 10 का स्क्वायर है, याद रखिएगा। सो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होता है? ये 100 होता है। तो ये जो ऑड है ये सबसे डिफरेंट है, वो कौन सा है? यहाँ मैथ के वजह से सवाल था, वो ऑड वन कौन सा है? वो 100 इसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए इफ 15:7 (x/560), तो इसका एक सिंपलेस्ट रूल होता है मैथ के वाले से कि जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसको उर्फ़ियाम में कहा जाता है कि तरफ़ैन का हासिल ज़र मल्टीप्लाइड बाई वस्तान का हासिल। वस्तान मीन सेंट्रल। अब ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल हैं।
7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू 560 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको सिंपलेस्ट में जो मेथड से करते हैं कि 7 ज़रब x इज इक्वल टू हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 560, 15 मल्टीप्लाइड बाई 560। अब मैं क्या करूंगा, इधर भी 7 इधर भी बटा 7, 7 7 से कैंसिल, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56 0। और अगर मैं इसको ज़रब दूं 15 को 80 के साथ तो उसका जो है सही जवाब क्या आता है, वो 1200 उसका सही जवाब आता है कि 80 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 0 0, 15 80 क्या होता है, वो 120 होता है। सो 1200 उसका सही जवाब आता है। उसके बाद देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स, वो 0.62 माइल्स के बराबर होता है। उसके देखिए व्हाट डज द रोमन न्यूमरल C स्टैंड्स फॉर, बेसिकली वो 100 के लिए होता है। जैसा कि हम 1 की बात करते हैं तो 1 है, और 2 की बात करते हैं तो ये 2 है, 3 के हवाले से ये 3 है, 4 के हवाले से ये है, 5 के हवाले से ये है, और ये जो x है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, ये 10 को ज़ाहिर करता है। तो यूँ जो है ये जो C किसको ज़ाहिर करता है, रोमन के हवाले से ये 100 को ज़ाहिर करता है। ये सारे मैथ के हवाले से क्वेश्चंस थे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफाई द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वायबल। उसका कौन सा है, अनवर्केबल होता है, उसका सही जवाब है। चेंज द नरेशन, ही लुक्ड एट द बॉयज sternly and asked him, why did you run? He looked at the boy sternly and asked him। बेसिकली ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और नरेशन में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम कमास खत्म करने के लिए इफ़ लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। अब फिक्र वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉमास खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाया गया। अब फिर क्या होता है, सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ मैं चेंज करूँगा सिंपल सेंटेंस के यू रैन आएगा, तो यू को चेंज करो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। सेकंड पर्सन है तो ही आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट है सिंपल, इसको हम सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ही हैड रन अवे, तो उसका ये सही जवाब होगा। उसका एंटोनिम ऑफ सूडोनिम क्या होता है, उसका जो सही नाम होता है वो रियल नेम होता है, जबकि ये रियल नेम नहीं होता। उसके बाद देखिए एमिकस क्यूरी, ये है क्या, बेसिकली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर, उसका सही जवाब है। व्हाट डज टू बी इन द टू माइंड्स मीन्स, इसका मतलब है कि दो जहनों के दरमियान होना, दो कश्तियों का सवार होना। इसका मतलब क्या होता है, टू बी अनसर्टेन, गैर यकीनी सूरत हाल में होना, उसका सही जवाब है। ये इंग्लिश में इडियम्स के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था, जैसे कि बेड ऑफ थॉर्न्स जो है, कांटों की सेज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, फूलों की सेज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सेम इज़ द केस, इडियम्स जो हैं ये सवालात इंग्लिश के हवाले से डिफरेंट पूछे जाते हैं, उनके मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं, तो ये भी एक तरह का इडियम्स है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज़ लॉडेबल मीन्स, उसका मतलब क्या होता है, कमेंडेबल, उसका सही जवाब है। उसका आइडेंटिफाइड रॉन्ग स्पेलिंग, जो रॉन्ग स्पेलिंग था बेसिकली वो ट्रांसपायर जो था, वो रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड था बेसिकली, ट्रांसपायर, ट्रांसपेरेशन से है, उसका ये सही वो आंसर है। इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, काइंड ऑफ होता है फिक्स प्रपोजिशन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिकली ही आल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। ईट बेसिकली क्या है, ये वर्ब है, और अगर ये देखा जाए वर्ब्स में कौन सा है, दैट्स अ ट्रांसिटिव वर्ब है, याद रखिएगा जी। ट्रांसिटिव वर्ब मीन ऐसा वर्ब के जिसके लिए आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट लगाना पड़े। अगर वो यहाँ ये आपको ऑप्शन दे लाइक्स टू ईट, तो फिर ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। इन्फिनिटिव मीन के दो वर्ब्स के दरमियान टू आता है, जैसे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ही अलाउड मी टू कम इन द क्लास, तो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो कि अंडरलाइन वर्ब को किया गया था, तो ये वर्ब के वजह से पूछा जाए तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और इनट्रांसिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसमें नो नीड फॉर ऑब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में सिर्फ फेल लाजिम कहते हैं, इसको हम ट्रांसिटिव वर्ब को फेल मुताद्दी भी कहते हैं। उसका देखें करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, इसका मतलब है कि देयर इज सम ट्रुथ इन द रूमर्स, के फायर के बगैर तो धुआं नहीं उठता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो बात है। देयर इज सम ट्रुथ इन अ रूमर, वो जो अफवाह होती है उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट समथिंग जो है वो सच्चाई होती है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेल्फिश, वो क्या होता है, वो अल्ट्रुइस्टिक होता है। उसके बाद एट द इवेंट ऑफ मेराज विच इबादत बिकेम फर्स्ट 5 प्रेयर्स, और जो वाक़या मेराज है, मेराज का मतलब क्या होता है, बुलंदी परवाज़ होता है,
और उस वक्त 5 नमाजें जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आते हैं। उसके बाद देखिए द फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चों में वो कौन सी हस्ती होती हैं? वो मौला अली करमुल्लाहु वजहू होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि मौला अली बोला करो। तो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू जो है बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले ये शख्सियत होती हैं। मर्दों में सबसे पहले कौन इस्लाम कबूल कर लाते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मर्दों में सबसे पहले जो है वो इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती होते हैं। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड ए मिनिमम एज, सबसे कम उम्र वो किस पैगम्बर की? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है। When did जिहाद become mandatory in इस्लाम? वो 2 हिजरी को हुआ था। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि जिहाद के लफ्ज़ी मानी जहद कोशिश करना से हैं। ये भी सवाल बाज़ का लिटरल मीनिंग भी पूछे जाते हैं। इस्लामियात के हवाले से ये सवाल थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? दैट इज़ रमज़ान इज़ द 9th मंथ ऑफ द कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर में 9th जो है वो महीना होता है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना कौन सा होता है? वो मुहर्रमुल हराम पहला महीना होता है। उसके बाद है कि विच उमैयाद रूलर्स वाज कॉल्ड एज उम्र सानी किसे कहा जाता है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ को उम्र सानी भी कहा जाता है। उसके बाद है कि हु वाज द कमांडर ऑफ इनफिडल्स इन द बैटल ऑफ डिच, खंदक में कौन सा था? वो अबू सुफियान ही था और ये इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। उसके बाद है कि चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट, ये पेरिस में वाक़ है। उसके बाद है कि हाउ मच आर्मी वाज ब्रॉट बाय द अब्रहा टू डिमोलिश काबा, ये बेसिकली इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा वाक़या आता है कि नौज़ुबिल्लाह खाना काबा को गिराने के लिए अब्रहा एक लश्कर लेके आता है। 60,000 का ये लश्कर लेके आता है और ये हाथियों पर चढ़ के आते हैं। और फिर ये भी पूछा जाता है कि कितने हाथी थे और उसका नाम क्या था? जो सिपह सलार था हाथियों का, उसका नाम महमूद था। याद रखिएगा जी, उसका नाम क्या था? उसका नाम महमूद था। और ये अब्रहा का जो लश्कर आता है इसमें टोटली कितने जो हैं उसका जो लश्कर मुश्तमिल होता है वो 60,000 फ़ौज होती है। लेकिन वो जो हाथियों का सिपा सलार होता है वो भी खाना काबा को गिराने से जो है इनकार कर देता है, एक तरफ मुंह करके बैठ जाता है। कुरान मजीद में इस वाक़े के हवाले से ये भी है कि हमने अबाबील के ज़रिए कंकर जो है वो फेंके और वो जो कंकर फेंके थे बेसिकली, ये सवाल भी इस्लामियात के हवाले से पूछा जा सकता है कि एक अबाबील कितने कंकर वो लेता था? वो 3 और 2 उसके पाँव में, एक उसके चोंच में होता था। तो वो कंकर जो है अबाबील ने फेंके थे। तो यूँ अल्लाह ताला ने अपने घर की जो है वो हिफाजत इन अबाबीलों के ज़रिए फरमाई थी।